बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8 कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज एंड करिकुलम डेवलपमेंट। सब्जेक्ट का नेम एजुकेशनल फिलोसफी, कोड 8609, क्लास B8 और माय नेम इज़ डॉक्टर तौहीद कमर। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन रोल ऑफ कंटेम्परेरी फिलोसफीज इन एजुकेशन। कंटेम्परेरी फिलोसफीज का एजुकेशन में रोल को एक्सप्लेन करेंगे। आइडेंटिफाई द सूटेबल फिलोसफी फॉर अ पार्टिकुलर करिकुलम। तीसरा है कंपेयर डिफरेंट फिलोसफीज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। और फोर्थ है डेवलपमेंट देयर ओन फिलोसफीज फॉर अ पार्टिकुलर डिसिप्लिन। तो हमने कंटेम्परेरी फिलोसफीज के रोल को एक्सप्लेन करना है। फिलोसफी फॉर द करिकुलम, आपके पास पार्टिकुलर करिकुलम के लिए कौन सी सूटेबल है उसको आइडेंटिफाई करना है, कंपेयर करना है डिफरेंट फिलोसफीज को फॉर करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से, और डेवलप करना है ओन फिलोसफी फॉर अ पार्टिकुलर डिसिप्लिन। व्हाट इज फिलोसफी एंड करिकुलम? हम पहले भी इन दोनों वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। करिकुलम इज व्हाट इज टॉट ईच एवरी डे इन क्लासरूम एंड द रीजन व्हाई इट इज डन। कि जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है डे टू डे है, और उसकी क्या रीजन है, वाई, और उसे क्यों किया जा रहा है। करिकुलम इज अ रोड मैप एंड अ जर्नी टूवर्ड अ डेस्टिनेशन। तो आपके पास बेसिकली करिकुलम क्या है? रोड मैप है, रास्ता है वह उस सफर पे कि जो आपने मंजिल को तक पहुंचने के, डेस्टिनेशन मंजिल को कहते हैं। हाउएवर फिलोसफी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड करिकुलम। और करिकुलम के बारे में मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुका हूँ। सबसे पहले फिलॉसफी होती है, उसकी बुनियाद के ऊपर करिकुलम बनाया जाता है। फिर उसके बाद करिकुलम के बाद आपके पास नसाब बनता है, नसाब के बाद जो है फिर मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर, स्टूडेंट, ये सारी चीजें फिर आती हैं। फिलॉसफी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू हाउ रेदर देन व्हाट। करिकुलम व्हाट की बात करता है और फिलोसफी हाउ की बात करती है। व्हाट से पहले भी हाउ की इंपॉर्टेंस है। फिलोसफी इज आल्सो व्हाट एजुकेटर बिलीव अबाउट देमसेल्व्स आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। द ब्रिंग these believe into the classroom lead to world outcomes। कि ये जो बिलीव्स हैं क्लासरूम में जो है, जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिसके ऊपर बात करते हैं, एक्चुअली हम जा रहे होते हैं आउटकम्स की तरफ। द यूएस एजुकेशनल सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 मेजर फिलोसफीज, 2 ट्रेडिशनल फिलोसफीज जिसको हम आइडियलिज्म और रियलिज्म कहते हैं, और दूसरी 2 जो है वो आपके पास कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज जिन्हें प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। तो कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज बेसिकली तो आपके पास जो प्रेजेंट और ये जो मॉडर्न दौर की जो फिलोसफीज हैं तो 19th सेंचुरी की, उसको कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज का नाम दिया जाता है। एजुकेशनल फिलोसफीज कौन है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पहले चैप्टर में पहले फिलोसफीज हैं आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। उसकी बुनियाद के ऊपर फिर 4 एजुकेशनल फिलोसफीज हैं। वैसे दरमियान में और भी बहुत सारी फिलोसफीज ऐड होती हुई नजर आती हैं। इस चैप्टर में भी हम 1-2 इसके साथ डिस्कस करेंगे और फिलोसफीज को भी। लेकिन जो मेजर 4 फिलोसफी एजुकेशनल फिलोसफीज फिलोसफीज की बेस के ऊपर डिस्कस होती हैं, सबसे पहले पीरियलिज्म है, दूसरी एसेंशियलिज्म है, तीसरी प्रोग्रेसिविज्म है, और फोर्थ जो है वो आपके पास रिकंस्ट्रक्शनलिज्म है। ये फिलोसफीज जो हैं इनके अपने हर फिलोसफर्स ने अपनी अपनी एजुकेशनल फिलोसफीज को बयान किया। व्हाट इज प्रीनियलिज्म? सबसे पहले प्रीनियलिज्म की बात करते हैं। इसका क्रेडिट सुकरात को जाता है। कॉलोनियल पीरियड में जो है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुई। वो कौन सा था? 90s का दौर था। और कॉलोनियल का मतलब है कि यूएस में है, अमेरिका में आपके पास यूरोपियन कॉलोनीज बनी। हिस्ट्री में आपके पास वो अर्ली 17th और लेट 18th सेंचुरी में। तो उस दौर को कॉलोनियल दौर का नाम दिया जाता है। बेस्ड इन रियलिज्म
oldest and conservative philosophy traditional values are important है। इसके मुताबिक जो है, क्योंकि ये आपके पास शुरू की फिलॉसफीज है, कंजर्वेटिव फिलॉसफीज इनको कहा गया था, तो इसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। ट्रेडिशनल वैल्यू में सबसे ज्यादा बिल्ड्स करेक्टर एंड मोरालिटी की बात की जाती है। अस्टीम विर्चू सच एज अ ट्रूथ एंड ह्यूमन नेचर, अस्टीम विर्चू की बात की जाती है। अस्टीम विर्चू से क्या मुराद है, विर्चू का वर्ड यूज होता है मोरालिटी के लिए, वैल्यूज मोरालिटी के लिए। तो यहाँ भी उसने एक्सप्लेन किया ट्रुथ और ह्यूमन नेचर इसके अंदर आते हैं। फोकस ऑन सब्जेक्ट कंटेंट, किस किस सब्जेक्ट के ऊपर कहता है पीरियडिज्म में फोकस करें, लिटरेचर पे, मैथ पे और साइंस पे। इस पीरियडिज्म को देखने के बाद आपके जहन में आया होगा कि ये सुकरात को इसका क्रेडिट जाता है। सुकरात ने तो रियलिज्म बयान की थी ना, पहली आइडियलिज्म थी, दूसरी रियलिज्म थी, तो पीरियडिज्म रियलिज्म के ऊपर बेस करती है। आ रही ना बात समझ। और रियलिज्म में आपने देखा था कि ये सब्जेक्ट्स थे लिटरेचर, मैथ, साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट रियलिज्म में, क्योंकि थिंग्स की बात की गई थी, तो उसी के ऊपर रियलिज्म जो है वो बेस करती है। टीचर सेंट्रेड फिलॉसफी, एक सर्कल बना हुआ है। सबसे पहले ऊपर देखें, फोकस ऑन करिकुलम, सिंपल क्लासरूम एक्टिविटी, रोल ऑफ टीचर, गोल्स फॉर स्टूडेंट, एजुकेशनल लीडर्स। तो ये टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है, और इसमें किस तरह से कहता है कि क्लासरूम का माहौल होगा, करिकुलम के ऊपर फोकस होगा। बच्चे को पता है कि मेरे लिए ये वाला कंटेंट है, करिकुलम है, जिसको मैंने हर सूरत अचीव करना है। क्लासरूम सिंपल सिंपल क्लासरूम एक्टिविटी करवाई जाएंगी। टीचर का एक मेजर रोल होगा, स्टूडेंट्स को गोल दिए जाएंगे, और एजुकेशनल लीडरशिप की जाएगी। एजुकेशन लीडरशिप बच्चे में भी लाई जा सकती है, टीचर में भी और हेड में भी। करिकुलम कैसा होगा, हमने पहले भी जैसे बात की है पहले पेज में, लिटरेचर, फिलॉसफी, थियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, मैथ, म्यूजिक। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। एसेंशियलिज्म बेस्ड ऑन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। हाँ, ये जो एसेंशियलिज्म है एजुकेशनल फिलॉसफी, ये रियलिज्म के ऊपर भी बेस करती है और आइडियलिज्म के ऊपर। पहली दोनों फिलॉसफीज जो है के ऊपर एसेंशियलिज्म बेस करती है। वेस्टर्न फिलोसफर्स ने ये वेस्टर्न फिलॉसफी कहलाती है, जिसमें इंडिविजुअल की ग्रोथ और मेच्योरिटी को सपोर्ट करती है। ये प्रमोट मास्टरी ऑफ बेसिक कोर सब्जेक्ट। वो कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं, 3 तरह के कोर सब्जेक्ट्स हैं, और इसको 3 आर्स का नाम दिया जाता है। और वो 3 आर्स कौन से हैं, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। सारे लफ्ज आर से शुरू तो नहीं है, लेकिन जो आवाज पैदा कर रहे हैं तीनों लफ्ज, वो आर से ही शुरू होने वाली आवाज पैदा कर रहे हैं, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि है लिखा हुआ 3 आर्स है, तो सिर्फ रीडिंग आर से शुरू हो रहा है, ना राइटिंग आर से शुरू हो रहा है, ना अरिथमेटिक आर से शुरू हो रहा है। तो कई फिर मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, राइटिंग का डब्ल्यू खा जाते हैं और अरिथमेटिक का ए खा जाते हैं, और कहते हैं देखो जी, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। तो इस तरह से ज्यादा जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि साउंड आर की प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक को 3 आवर्स का नाम दिया जाता है। क्लासिकल एग्जाम्पल, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट। कोई भी आपके बच्चा है बिहाइंड एक्ट, कोई भी बच्चा लेफ्ट बिहाइंड एक्ट नहीं है। टीचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशनल वैल्यू। टीचर जो है उसके लिए जरूरी है कि वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। करिकुलम कैसा होना चाहिए, बेसिक स्किल इन एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल में क्या होनी चाहिए, बेसिक स्किल। अच्छा, उसके बाद क्या, दे शुड बी कॉमन कोर करिकुलम दैट इज टॉट टू ऑल स्टूडेंट। इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, फॉरेन लैंग्वेज, चूंकि दोनों का मजमुआ है, तो आइडियलिज्म और पेरियलिज्म में जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री और लिटरेचर के हवाले से वो आपके पास आइडियलिज्म में आ जाते हैं। साइंस के हवाले से आपके पास जो है, मैथ के हवाले से वो आपके पास जो है रियलिज्म के अंदर आ जाते हैं। फोकस ऑन कंटेंट राइदर देन प्रोसेस। कंटेंट के ऊपर फोकस होता है इसके करिकुलम में, ना प्रोसेस के ऊपर। टीचर का रोल कैसा होगा, टीचर टीच डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। डिसिप्लिन का एंड मिसिंग है, बहरहाल टीचर टीच डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क,
Teacher is an expert of content knowledge. Teacher is accountable for student learning. Use verified इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज कौन सी है, जैसे कि लेक्चर मेथड है और मेमोराइजेशन है, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टीचर जो है वो अपनी क्लास में लागू करेगा। टीचर का क्या रोल है कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क को मैनेज करना बच्चों में, एक्सपर्ट होगा वो अपने कंटेंट नॉलेज में है, अकाउंट बच्चों की लर्निंग के हवाले से अकाउंटेबल होगा और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज है यूज करेगा, वेरीफाइड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज। वो कौन सी होती हैं, लेक्चर मेथड, मेमोराइजेशन। तो ये थी आपके पास एसेंशियलिज्म। उसके बाद है प्रोग्रेसिविज्म। जॉन डेवी ने 1920 में जो है इज द मोस्ट नोटेबल फिलोसोफर ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। इम्फसाइज है, वो आपको पता है ना, प्रैग्मेटिज्म में हमने कहा था लर्निंग बाय डूइंग, तो उसी के ऊपर आपके पास फिलोसफी जो आई है वो प्रोग्रेसिविज्म है। तो इसमें वही बात की जा रही है एजुकेशन में, लर्निंग बाय डूइंग वाली। प्रमोट स्टूडेंट इंटरेस्ट, और इसमें वो क्या कहता है कि बच्चों के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। फोकस ऑन सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी को यानी सोशल गैदरिंग में एक दूसरे की राय का एहतराम करना जो है वो सोशल डेमोक्रेसी कहलाता है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, रेलिवेंट एंड ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए, इंसानियत के ऊपर बेस करना चाहिए। ग्रुप वर्क को इम्फोसाइज करता है, इंडिविजुअल स्टडी की बजाय ग्रुप स्टडी को अहमियत देता है। असेसमेंट बाय एवेल्युएशन ऑफ चाइल्ड्स प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन, चाइल्ड के प्रोडक्ट और प्रोडक्शन की असेसमेंट एवेल्युएशन के जरिए करना। स्टूडेंट शुड टेस्ट आइडियाज बाय एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन शुड डन अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। स्टूडेंट्स ने अपने आइडियाज को क्या करना है, टेस्ट करने हैं, किस तरह से, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए। और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करनी है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। तो ये करिकुलम में बताया गया है। प्रोग्रेसिविज्म के टीचर का रोल क्या होगा, फैसिलिटेटर का होगा, अथॉरिटेटिव नहीं होगा। इनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू लर्न। प्रोग्रेसिव टीचर्स इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न बाय डिस्कवरी। Pragmatism, credit to Davy, also called experimentalism, based upon change, process, and relativity within one's experiment, based upon critical thinking, focus on problem solving, focus more on exploration than explanation। तो ये सादा सी बातें हैं डेवी के बारे में, हमने पहले भी पढ़ा। प्रेगमेंटिज्म के बारे में ये देखो ना, प्रेगमेंटिज्म अब इसके अंदर आप एजुकेशन फिलॉसफी में नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के हवाले से आपकी बुक में, आपके चैप्टर में ये फिलॉसफी डाली हुई है। इसलिए शुरू के ऑब्जेक्टिव में हमने इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में चूंकि एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो इसलिए मैंने स्लाइड्स के अंदर ये मटेरियल ऐड कर लिया। उसके बाद जी करिकुलम कैसा होना चाहिए प्रेगमेटिज्म का, डील विद द इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज। इंटीग्रेशन का मतलब होता है पार्ट्स, हर एक एंगल से पार्ट्स है, इन डिटेल जो है सब्जेक्ट और एक्टिविटीज को जो है देखना, उसको हैंडल करना। pragmatist wants to construct flexible dynamic and integrated curriculum, और इसके pragmatism के मुताबिक जो है जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। डेवलप चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड डिमांड्स फॉर सोसाइटी। बच्चे को डिमांड, नीड और के मुताबिक सोसाइटी की है, जो डिमांड्स और नीड है उसके मुताबिक बच्चे को डेवलप करना चाहिए। तो ये बातें हम पहले भी करते हैं और इस बात के ऊपर हम डिस्कस भी करते हैं कि आप लोग देखते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सोसाइटी की नीड्स और डिमांड के मुताबिक डेवलप हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। क्या हमारा करिकुलम ऐसा है, क्या हमारा बच्चा निकलते ही अदारों से, जब यूनिवर्सिटी से निकलता है तो आते ही मार्केट में एडजस्ट हो जाता है? इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो मुझसे भी ज्यादा आप बेहतर दे सकते हैं। मैं आ रहा, रोल ऑफ टीचर क्या होगा, टीचर इज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर स्टूडेंट। रोल ऑफ टीचर क्या है, हमने पहले भी जैसे बात की थी, क्योंकि वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ बच्चे का रोल एज अ फ्रेंड होगा, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर स्टूडेंट, हैव नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, प्रोवाइड देम
सोशल इन्वायरमेंट, बिलीव इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। साफ ज़ाहिर है कि जब फैसिलिटेटर होना है तो टीचर ने ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक वैल्यू को फॉलो करना है। उसके बाद है एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसको भी हमने पहले तो डिस्कस कर लिया है वैसे अच्छी तरह से, या फिर उन्होंने दरमियान में ऐड किया हुआ है। क्रेडिट टू ग्रीन है, नीलर एंड मॉरिस, बेस्ड ऑन सेल्फ चॉइस। इसमें हमने पहले बात की थी, टोटल चाइल्ड फ्रीडम के ऊपर बेस करता है, बच्चे की सेल्फ चॉइस के ऊपर बेस करता है। वो कहते हैं जी करिकुलम पहले आप नहीं बना सकते, फ्लेक्सिबल करिकुलम बनेगा वो भी बच्चे को देखते हुए, जैसा बच्चा चाहेगा वैसा उसके हिसाब से करिकुलम बनेगा, जिस तरह वो बनना चाहता है उसी के हिसाब से उसका करिकुलम प्लान किया जाएगा, बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल परसेप्शन। या टोटली एक इंडिविजुअल की परसेप्शन के ऊपर जो है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म बेस करती है। फोकस ऑन ह्यूमन कंडीशन, तो जैसे मैंने पहले कहा आपको कि चूंकि वो टोटल फ्रीडम की बात करता है तो इसलिए ऑन द ह्यूमन कंडीशन के ऊपर फोकस की बात करता है। अपोजिट स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स एंड ऑर्डर, ये जो पहले से स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं या ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर बात नहीं करता। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ स्टैंडर्ड नॉर्म्स और ऑर्डर्स की। मेरे एक जानने वाला था, तो उसकी बैंक में एक अच्छी पोस्ट के ऊपर जॉब थी और कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, लम्स वाली जैसे यूनिवर्सिटी है। तो साफ ज़ाहिर है कि वो लोग आराम से मार्केट में अच्छी जॉब्स के ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं। तो बैंकिंग की पोस्ट थी, उसने क्या कि वो जो टारगेट बैंक साल का बनाते थे तो वो 6 महीने में अपना टारगेट अचीव कर लेते थे। तो उसके एम्प्लॉय भी उससे खुश थे जो उसकी सुपरविजन में काम करते थे, और वो बड़े बड़े लोगों को लोन देना लेना उस हवाले से भी वो काफ़ी एक्सपर्टीज मानी जाती थी। तो उसने कुछ अर्सा पहले जो है लोन अप्लाई किया कि मैंने घर बनाना है, मुझे इतना लोन दिया जाए। तो बैंक ने जवाब दिया कि जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं इस सीट की बेस के ऊपर आपको इतना लोन नहीं दिया जा सकता। उसने कहा जी मेरा घर तो इतने ही पैसों से बनना है, तो अगर मुझे आप इतने पैसे नहीं देंगे तो मेरा घर नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा जी सॉरी कि बैंक की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हम इतना लोन आपको नहीं दे सकते। तो उसने बड़े ही मासूमाना सी स्टेटमेंट लिखी बैंक को कि मुझे तो इतना ही लोन चाहिए, आप अपनी पॉलिसी बदल लें। ठीक है ना, मुझे तो इतना ही लोन चाहिए, आपने पॉलिसी बदलनी है तो अपनी पॉलिसी बदल लें, मुझे लोन चाहिए। वजह क्या थी कि वो पर्सन जिस बैकग्राउंड के साथ आया हुआ था और जो उसकी ट्रैक रिकॉर्ड था बैंक को बेनिफिशियल पहुंचाने वाला था या पहुंचा रहा था, तो उसकी इस बात का बहुत ज्यादा उसे मान था और बैंक को पता था कि ये बंदा बहुत कीमती है। इस बेस के ऊपर बैंक को अपनी पॉलिसी रिवाइज करनी पड़ी और उसे लोन देना पड़ा। अदरवाइज आप पता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वो कहते हैं जी हमारे रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है। आप अदारों में आते हैं, यहाँ भी आप आ रहे हैं ऊपर यूनिवर्सिटी में, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन की बातें बताई जाती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्सन के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करना पड़ा इस बेस के ऊपर कि रूल्स इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, ना कि इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, ना कि इंसानों को दबाने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये एक मिसाल थी स्टैंडर्ड नॉर्म्स और ऑर्डर की कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है इस तरह के स्टैंडर्ड नॉर्म्स और ऑर्डर्स को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, और वो कहता है कि बच्चा प्रायोरिटीज है। एडर्स टू द फ्रीडम ऑफ पर्सनल ऑप्शन। हाँ जी, वही बात फिर दोबारा रिपीट हो रही है कि जो पर्सनल ऑप्शन है उसकी फ्रीडम की बात करता है। इधर फिर बॉक्स में बताता है फ्रीडम टू चॉइस इवन इट इज रॉन्ग। हाँ ये देखो कितनी बड़ी बात है कि फ्रीडम की चॉइस होनी चाहिए एग्जिस्टेंशियलिज्म के मुताबिक, चाहे कि वो रॉन्ग ही क्यों ना हो। इट इज बेस्ड ह्यूमन राइट, और ये एक इंसान का राइट है। जिस तरह से मोरालिटी की पीछे बात करते हैं, करेक्टर की बात करते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। एक इंसान की करेक्टर या मोरालिटी उसके अपने हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, तो हमारे हिसाब से रॉन्ग है, लेकिन उसकी फ्रीडम उसे उसकी इजाजत देती है उस रॉन्ग के करने की भी। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है, और यूरोप में आजकल इसके ऊपर जो है इसकी बेस के ऊपर करिकुलम बन रहे हैं और स्टडी हो रही है। प्राइमरी एम ऑफ द करिकुलम इज टू हेल्प लर्नर्स
develop their own values and understand themselves within their own cultural context. Existential curriculum include activities that will help learners explore and express their own values and identities. तो वही बातें फिर दोबारा हैं यहाँ पे आ रही हैं कि आपके पास एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो करिकुलम है उसमें एक्टिविटीज़ इस तरह से इंक्लूड करनी है कि जो लर्नर है उसको हेल्प मिले अपने आप को एक्सप्लोर करने की, एक्सप्रेस करने की, ओन वैल्यूज एंड आइडेंटिटीज़ के हवाले से। टीचर का रोल इसमें क्या होना है? टीचर का रोल बस ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर का रोल होना है कि टीचर ने बच्चे को अपॉर्चुनिटी की प्रोविजन देनी है, बाकी बच्चे ने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करनी है। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द टीचर is to draw out the personal definition of the students to aid them in making their own choice। फिर वही बात है कि बच्चे की अपनी ही चॉइस होनी है, उसी के मुताबिक बच्चे को लेके चलना है। ये नीचे इक्वेशन क्या बनाई हुई है? फ्री विल प्लस फ्री चॉइस इज इक्वल टू स्टूडेंट। कि बच्चा जो है उसको फ्री विल होनी है और फ्री चॉइस होनी है, तो वो दोनों मिलके एग्जिस्टेंशियलिज्म के मुताबिक बच्चा बनेगा, स्टूडेंट बनेगा। उसके बाद है डीकंस्ट्रक्शनलिज्म। तो ये भी जो है वैसे पीछे तो आपके पास 4 फिलॉसफीज के अंदर तो नहीं आता, लेकिन जो है फिर भी फिलॉसफी एक फिलॉसफी है और इसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि आप देखते हैं कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ नामों से भी फिलॉसफीज एग्जिस्ट करती हैं और वो एक दूसरे के साथ या तो ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे का पार्ट होती हैं, ये एक दूसरे का अल्टरनेट नेम होती हैं। जैकस डेरिडा 1930 to 2004, the French philosopher and father of deconstructionism, 1969 में इसने ये पेश की। Deconstructions is a method, क्या मेथड है? Critical analysis of philosophical and literary language। कि क्रिटिकल एनालिसिस है, बेसिकली एक मेथड है जिसमें हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं किसका? फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी लैंग्वेज का। डीकंस्ट्रक्शन इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चनिंग डायरेक्टेड टुवर्ड एक्सपोजिंग। क्रिटिकल क्वेश्चनिंग एक्चुअली जो है इसके जरिए डेवलप की जाती है एक तरह से। डीकंस्ट्रक्शन इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चनिंग डायरेक्टेड टुवर्ड एक्सपोजिंग अनक्वेश्चनेबल मेटाफिजिकल अजम्पशन। यानी जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं वो अनक्वेश्चनेबल हैं। जैसे हम बीइंग अ मुस्लिम दीन के बारे में हमारा जो ईमान है, बहुत सारे सवाल करने की कोशिश नहीं करते या सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। इंटरनल कंट्राडिक्शन इन फिलोसॉफिकल, उसकी बात करता है कि जो फिलोसफी के अंदर जो कंट्राडिक्शन पाई जाती है इंटरनली और लिटरेरी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है डीकंस्ट्रक्शनलिज्म के अंदर इनकी डिस्कशन की जाती है। मेन आइडियाज क्या है जी? लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ साइन, मीनिंग इज ट्रांसिएंट, आर्बिट्रेरी एंड अनसर्टन। ट्रांसिएंट क्या होता है? यही थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो चीज थोड़े वक्त के लिए रहती है उसे ट्रांसिएंट कहते हैं। आर्बिट्रेरी है, आप कह लें कि आपके पास आर्जी, और अनसर्टन का क्या मतलब होता है? गैर यकीनियत। कंसेप्ट आर कंटेन्ड इन देयर अपोजिट्स। कंसेप्ट जो है वो मुश्तमिल होते हैं उनके अपोजिट चीजों के ऊपर। टेक्स्ट आर फुल ऑफ कंट्राडिक्शन एंड लैक यूनिटी कोहेरेंस। देयर कैन बी नो फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी लफ्ज की फाइनल इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती। वी विल इन अ यूनिवर्स ऑफ रेडिकल अनसर्टनिटी, और हम यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में रहते हैं कौन सी? रेडिकल अनसर्टनिटी वाली, गैर यकीनियत। इन अदर वर्ड्स, deconstructions aim at revealing the difference in concept, an effort to crack open the nut to go beyond the boundary
to disrupt the presence and allow the other as a difference to come about। तो इसमें वो किस बात करता है कि एफर्ट टू क्रैक ओपन द नट, कोशिश की जाती है ओपन द नट करने की, एफर्ट टू क्रैक, टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री, बाउंड्री से भी बियॉन्ड जाके, टू डिसरप्ट द प्रेजेंस एंड अलाउ द अदर, प्रेजेंस को डिसरप्ट किया जाता है और अलाउ किया जाता है द अदर्स एज डिफरेंस टू कम अबाउट, उनको जिनका डिफरेंस आ रहा होता है पहले वालों के साथ। करिकुलम कैसा होता है जी? फोकस ऑन स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड टेकिंग सोशल एक्शन एंड रियल प्रॉब्लम्स such as violence, hunger, international terrorism, inflation, and inequality, reflect democratic ideas and emphasize civic education, opportunity for students to study real social problems and controversial issues। तो इनमें से तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो। तो बहरहाल वो जो वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं और कलर चेंज किया हुआ है तो वो इनके की वर्ड्स हैं, जैसे टेकिंग सोशल एक्शन है, रियल प्रॉब्लम्स, वायलेंस है, हंगर है, इन्फ्लेशन है, इनक्वालिटी है, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ है, सिविक एजुकेशन है, रियल सोशल प्रॉब्लम्स है या कंट्रोवर्शियल इशू। तो ये सारे करिकुलम में हैंडल किए जाते हैं। स्टूडेंट कंसिडर societal problems such as place of ethics in improving quality of life, conserve natural resources and issue of foreign policy and naturalism। तो इसके आपके पास बात हो रही, एथिक्स की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है, इंप्रूविंग की, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है और फॉरेन पॉलिसी एंड नेचुरलिज्म की बात हो रही है, उससे रिलेटेड इश्यूज की। करिकुलम दैट हाईलाइट सोशल रिफॉर्म एज द मेन ऑफ एजुकेशन, सॉरी एज द एम ऑफ एजुकेशन। हाईलाइट करिकुलम जो हम हाईलाइट्स करते हैं उसमें ज्यादा मेजर पोर्शन क्या किसके ऊपर बात होती है? सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर, और सोशल रिफॉर्म्स एज द एम ऑफ एजुकेशन है। उसके डीकंस्ट्रक्शन क्रिटिसिज्म, इसमें क्या है जी? लैंग्वेज डज नॉट हैव अ सेट मीनिंग, वर्ड्स ऑलवेज रेफर टू अदर वर्ड्स। तो हमने पहले भी देखा, पहले एक चीज को स्टॉप करके उसके अल्टरनेट की बात की जाती है। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स इज आर्बिट्रेरी एंड देयरफॉर कैन बी चेंज। रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स एंड थिंग्स, वो कहता है जी चीज लफ्जों के दरमियान जो ताल्लुक है या चीजों के दरमियान जो ताल्लुक है। मैं एक स्टेप आगे चल के कहता हूँ और मैं कहता हूँ जो इंसानों के दरमियान जो ताल्लुक है वो भी आपको क्या दिखाई देता है? आर्बिट्रेरी दिखाई देता है और ये वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। इंसानों की चीज़ों के हिसाब से तो भी आप देख सकते हैं, अल्फाज कभी एक का दूसरे के साथ ताल्लुक, दूसरे का तीसरे के साथ, ऐसे चीज़ों का इंसानों के हिसाब से देखें, आप अपने आप को ही देखें। स्कूलिंग के जो आपके फ्रेंड्स हैं वो अब आपके दोस्त नहीं हैं, फिर जो कॉलेज के आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस वक्त आपके रेगुलर फ्रेंड्स नहीं हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी के फेलो हैं वो भी इस वक्त आपके फेलोज नहीं होंगे। इस वक्त जो लोग आपके सर्कल में होंगे वो आपके साथ ऑन बोर्ड होंगे। इससे पिछली क्लासेस के जो लोग हैं वो जैसे जैसे जितने पुराने होते जाएंगे उतनी उनकी मुलाकात आपसे कम होती जाएगी। और आज के वक्त में जिन लोगों की अहमियत आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा है, आज से 2 साल या 3 साल पहले कुछ और लोगों की अहमियत इन लोगों से ज़्यादा थी या ये लोग थे ही नहीं, और आने वाले 2-3 सालों के बाद इनकी निस्बत कुछ और लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जिनकी अहमियत इनसे ज़्यादा होगी। आप इस मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? मल्टीपल मीनिंग आइडेंटिफाई indefinitely seems ridiculous but can create more creative and careful writer and reader may show us how a text can be misread and what is excluded or suppressed in a text। फर्दर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। डीकंस्ट्रक्शनिज्म बेस्ड इन प्रेगमेंटिज्म, तो ये प्रेगमेंटिज्म की बेस के ऊपर जो है डीकंस्ट्रक्शनिज्म चल रहा है। प्रोमिनेंट इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th century, पॉपुलर ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, focus on social reforms of both present and future,
teacher support change and equality, student have global awareness of social problems, school should be the primary place to work on the reconstruction of society, emphasize the addressing of social questions. करिकुलम कैसा होता है? फोकस ऑन स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड टेकिंग सोशल एक्शन ऑन रियल प्रॉब्लम्स सच एज वायलेंस, हंगर, इंटरनेशनल टेररिज्म, इन्फ्लेशन एंड इनइक्वालिटी। बाकी लफ्ज़ों से तो आप फेमिलियर है। इन्फ्लेशन रेट, ये जो आपकी महंगाई की शरह जो तय की जाती है फाइनेंस के हवाले से, वो इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो रही हो तो साफ ज़्यादा महंगाई ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो तो इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें लोगों की अप्रोच में खरीदने के। रोल ऑफ टीचर क्या है? टीचर रोल इज फैसिलिटेटर एंड फोकस ऑन, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है टीचर का रोल? कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग एंड एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कूल। तो ये आपके पास जो था आज के प्रेजेंटेशन थी 8th चैप्टर की।